Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to lecture number 28 of your GS Economy lecture series. Now आज के लेक्चर में हम करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इकोनॉमिक्स के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO and many other institutions as well as organizations that are important. Alright? तो उन्हें आज डिस्कस करेंगे. ओके? तो एक बारी देख लेते हैं what will we cover. सबसे पहले तो हम वर्ल्ड बैंक देखेंगे, फिर हम IMF करेंगे. एंड रिमेंबर, एक्सटर्नल सेक्टर में मैंने आपको बताया था कि जब हम IMF करेंगे तभी हम समझेंगे कि SDRs क्या हैं, RTP क्या हैं. Now you guys must remember SDRs and RTP. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व ट्रांच पोजीशन, ये आपके फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट होते हैं. यू रिमेंबर, आपका जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड, फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड दीज टू थिंग्स. ऑलराइट, तो वो भी हम आज ही करेंगे. प्लस हम डिस्कस तो नहीं करेंगे पर कुछ और ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे, पर हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें से सिर्फ रट्टे मारने वाला पोर्शन यानी कि ट्रिविया याद रखना इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, प्लस बहुत सारे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे पर करंट अफेयर्स में करते जाएंगे. ऑलराइट, तो इसीलिए हमारे आज की डिस्कशन का जो फोकस होगा वो होगा वर्ल्ड बैंक, IMF और थोड़ा सा WTO भी हम करंट अफेयर्स में अच्छे से डिटेल में करेंगे. खैर, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO इश्यूज एंड इंपॉर्टेंट समिट्स वगैरह. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में. ऑलराइट, चलिए. नाउ वर्ल्ड बैंक और IMF को ना हम कलेक्टिवली बोलते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस. अब ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन क्यों कहते हैं? ये आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बने. वर्ल्ड वॉर 2 जब हो चुका था, उसके बाद जब एक न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने की सोच रहे थे जिसके तहत UN भी बना है, तो उसी के बाद इन्होंने सोचा कि इंटरनेशनल ऑर्डर को रेगुलेट करने के लिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को रेगुलेट करने के लिए हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे. पर्पस पता क्या था इन ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे? चाहे UN हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके पीछे पर्पस एक तो ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया उसको संभालें जरा. दूसरा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कभी वर्ल्ड वॉर 3 ना हो. वर्ल्ड वॉर 3 तभी हो सकता है अगर कंट्रीज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो. तो इसीलिए एक इंटरनेशनल रिजीम चाहिए जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और वर्ल्ड वॉर 3 नाम की कोई चीज प्रिवेंट की जा सके. तो इसीलिए आपने UN बनाया. पर इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज क्यों बनाए आपने वर्ल्ड वॉर 3 प्रिवेंट करने के लिए? कहा यह जाता है कि कई बारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के पीछे इकोनॉमी ही होती है, पैसे की ही लड़ाई हो रही होती है. तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को रेगुलेट करने के लिए आपने सोचा कि कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को रेगुलेट कर रहे हैं ना. उसके लिए USA में न्यू हैम्पशायर जगह है, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. और उस कॉन्फ्रेंस के तहत आपने 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक एंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ऑलराइट, यही लिखा है. ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस वाज अ मीटिंग अमंग ऑल द allied नेशन, allied मतलब जो विक्टोरियस पावर्स थी इन वर्ल्ड वॉर 2, to decide how the world economy would function in the wake of World War II. Highlights of the conference was the decision to establish 2 global financial institutions, IMF and IBRD. Actually, World Bank का नाम पहले IBRD था, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD. उसके बाद आपने ना और इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐड करी और वर्ल्ड बैंक एक्चुअली नाउ इज अ ग्रुप ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन. 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब, जिसमें से एक IBRD भी है, प्लस उसके बाद भी आपने और ऑर्गेनाइजेशंस खोली, उनके ग्रुप को हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं. ठीक है, मेक सेंस? चलो, तो ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें पता चल गया कि इन दोनों को हम ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं. अब सबसे पहले आ जाते हैं हम वर्ल्ड बैंक, और जब ये बना था तब इसे कहते थे IBRD. ऑलराइट, चलो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप. नाउ ये तो हमें समझ आ गया कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद बना है, पर जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप आज एग्जिस्ट करता है ना, इट इज मेड अप ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशंस. तो एक एक करके वो ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं. सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन आई थी, जो ब्रेटन वुड्स में ही आई थी, जिसका नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. नाउ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, ये सबसे पुरानी है,
प्लस जब ये बनी थी इसका पर्पस पता है क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 में ज्यादातर जो लड़ाई हो रही थी वो यूरोपियन पावर्स के बीच में हो रही थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना यूरोप पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, वॉर टॉर्न हो चुका था ना। उस वॉर टॉर्न यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने ये बैंक बनाया। वॉर टॉर्न यूरोप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका था उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया। बट धीरे धीरे होता क्या गया कि वर्ल्ड बैंक ने आईबीआरडी ने पहले अपना फोकस यूरोप पे रखा कि यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, बट धीरे धीरे इसने अपना एम्बिट बढ़ा के पूरा वर्ल्ड कर लिया कि पूरे वर्ल्ड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की नीड्स है ना, रिक्वायरमेंट्स है, वो आईबीआरडी पूरा करेगा। क्लियर? तो ये देख लेते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस व्हिच स्टार्टेड फंक्शनिंग इन द एरिया ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वॉर रैवेज्ड रीजन। जो वॉर डिस्ट्रॉयड रीजन है उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है। Later, it started lending for the development of middle income and credit-worthy poorer economies of the world. पहले तो इसने वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जो जहां डिस्ट्रक्शन हुई है उस पे इसका फोकस था। बाद में इसने अपना फोकस शुरू कर दिया मिडिल इनकम कंट्रीज हो गई या जो आपकी पुअर इकोनॉमीज है ना उनको क्रेडिट देना शुरू कर दिया ताकि वो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सके, डेवलप कर सके। क्लियर? क्रेडिट वर्दी का मतलब क्या होता है ये तो हम बैंकिंग सेक्टर में ही देख चुके हैं। क्रेडिट वर्दी मतलब जो पैसा लेगा लौटा भी देगा। ठीक है? Now, human development is the main focus of developmental lending with a very low interest rate. IBRD की खास बात यह है, और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो IBRD से लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि IBRD पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना वो बहुत कम मिलता है। तो लो इंटरेस्ट रेट पे आपको ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ये IBRD का भी करंट फंक्शन है। क्लियर? द एरियाज ऑफ फोकस आर, कौन से एरियाज में लोन लैंड कर सकता है फोकस? एग्रीकल्चर, इरिगेशन, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ केयर बनानी है आपने कंट्री में, फैमिली वेलफेयर करना है, डेयरी डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो डेवलपमेंटल नीड्स जो है अब डेवलपिंग वर्ल्ड की उसको फोकस करता है। ठीक है? तो ये तो हो गया आईबीआरडी। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, IDA। ये भी सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट लोन्स मतलब बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट। IDA की खास बात तो ये है कि IBRD जिस इंटरेस्ट रेट पे देता है ना लोन, ये उससे भी कम इंटरेस्ट रेट पे देता है और बहुत लॉन्ग टर्म्स के लिए देता है कि 30 इयर्स 40 इयर्स के लिए लोन दिया जा रहा है। ठीक है? ऑल्सो नोन एज द सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, मतलब ये बहुत ही सॉफ्ट लोन्स देगा। 1% इंटरेस्ट रेट, 0.5% इंटरेस्ट रेट। Also known as soft window World Bank was set up in 1960 with the basic aim of developing infrastructural support among member nations. जो member nations हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, उसके जो बहुत ही पुअरर एरियाज है ना वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये फाइनेंस देता है। It also provides long-term lending for development of economic services. ठीक है? अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए सॉफ्ट लोन्स देगा ये। The loans are for a period of 35 to 40 years, मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स देगा। इंटरेस्ट फ्री होते हैं कई बारी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट होता है, कई बारी इंटरेस्ट फ्री होते हैं कि बस आपने वापस करना है, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं। एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल चार्ज टू कवर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। रीपेमेंट बिगिंस आफ्टर 10 ईयर ग्रेस पीरियड। आपको दे तो रहे हैं लोन और आप 10 साल के बाद इंटरेस्ट पेमेंट देना शुरू करना, मतलब बहुत ही सॉफ्ट विंडो है ये। India has been one of the biggest beneficiary of IDA support. इंडिया ने काफी फाइनेंस उठाया है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से। ठीक है? ये हो गया। देन एक और ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब इसका काम क्या है ध्यान से सुनना। ये जो पैसा प्रोवाइड करता है ना IFC, ये गवर्नमेंट्स को नहीं प्रोवाइड करता, ये प्राइवेट को प्रोवाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। It was set up in 1956 and also known as the private arm of World Bank. It lends money to the private sector companies of member countries. ये प्राइवेट सेक्टर को लेंड करता है। ठीक है? The interest rate charge is commercial but comparatively low. मतलब ये जो लोन्स आपको दे रहे हैं ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही दे रहे हैं, बट फिर भी बहुत सारे और जो बैंक्स हैं ना जिनके थ्रू आप लोन ले सकते हो उनका इंटरेस्ट रेट फिर भी हाई होता है। ये कमर्शियली चार्ज करते हैं, मतलब इन्होंने अपना पैसा भी कमाना है, पर फिर भी कंपैरेटिवली लो होता है इनका। It focuses on economic development by encouraging the growth of productive enterprises
एंड एफिशिएंट कैपिटल मार्केट्स इन इट्स मेंबर कंट्रीज। कहा यह जाता है कि कंट्री वही डेवलप हो सकती है जहां पे प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस हो, प्रोडक्टिव प्राइवेट सेक्टर हो। प्राइवेट सेक्टर अगर आपका ज्यादा प्रोडक्टिव होगा तो वो इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी और बहुत ज्यादा डायनेमिक होगी। नाउ प्राइवेट सेक्टर एक पर्टिकुलर कंट्री में ग्रो कर सके उसके लिए आपने आईएफसी बनाया है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स होगी, जैसे इंडिया की अपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के जो स्टॉक्स हैं और बहुत सारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, एनबीएफसीज हैं, उनको सपोर्ट करता है और प्राइवेट कंपनीज को देता है। ठीक है, गवर्नमेंट्स को नहीं देगा ये। There has been a great upsurge in IFC investments in India, which has undoubtedly strengthened foreign investors' confidence in Indian economy. अब अगर इंडियन इकोनॉमी में अगर आईएफसी इन्वेस्टमेंट्स करेगा ज्यादा से ज्यादा तो बाकी सारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी इनकरेज होंगे। आईएफसी इन्वेस्टमेंट्स करेगा ना जितनी ज्यादा, उतनी ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स होंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, उससे और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इनकरेज होंगे जो वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। ठीक है, अगेन ये याद रखना, ये प्राइवेट आर्म है, आपको ये याद रखना है। Alright, चलो आगे बढ़ते हैं। Then there is next called Multilateral Investment Guarantee Agency, a fourth institution of World Bank Group. Set up in 1998, it encourages foreign investment in developing economies by offering insurance guarantee to foreign private investors against loss caused by non-commercial risks. होता क्या है, मान लो एक मैं प्राइवेट इन्वेस्टर हूं, ठीक है, और मेरे पास बहुत सारी कैपिटल है और मैं इन्वेस्ट कर देता हूं लेट्स सपोज रवांडा में मेरी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर दी। अब एकदम से क्या होता है कि रवांडा में ना पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाता है, एक जेनोसाइड होता है। रवांडा में दो ग्रुप्स हैं, हुतूज और तुत्सीज, इनके बीच में बहुत ज्यादा मैसिव लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, सिविल वॉर वाली सिचुएशन आ जाती है। तो जब भी किसी कंट्री में सिविल वॉर होगा, इकोनॉमी तो नीचे ही जाएगी, तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स भी खराब होगी इधर, राइट। सिविल वॉर वाली सिचुएशन आ गई, लोगों ने सब लूटपाट मचानी शुरू कर दी, मेरी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट रवांडा में गई, खराब हो गई। नाउ ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ना एक ऑर्गेनाइजेशन है माइगा। माइगा क्या करता है, जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, उनको ऐसे टाइप के रिस्क्स होते हैं ना, जो पॉलिटिकल रिस्क्स होते हैं, उनसे बचाने के लिए वो इन्हें इंश्योरेंस फैसिलिटी देते हैं। मैंने जो पैसा डाला हुआ है रवांडा में, उसके खिलाफ मैं एक इंश्योरेंस भी कराता हूं माइगा में, ताकि कल को अगर रवांडा में कोई रिस्क हो जाए तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बचा लूं। ठीक है, तो ये एक तरह के इन्वेस्टमेंट गारंटी है, या जिसे इंश्योरेंस भी कह सकते हो, आप इंश्योर कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स। अगेन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कल को मैंने रवांडा में पैसा डाल दिया और रवांडा में मैंने जो बिजनेसेस खोले ना वो चले ही नहीं, क्योंकि वो उनमें कोई खराबी होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, रवांडा के लोग हैं उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स तब भी बर्बाद हो सकती हैं। अगर कमर्शियल लॉसेस हो रहे हैं, मुझे कमर्शियल रिस्क के लिए ये मुझे इंश्योरेंस या गारंटी नहीं देंगे। यहां पे तो मेरी गलती है ना कि मैं अपना बिजनेस रवांडा में नहीं चला पा रहा, पर अगर वहां पे कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है, तो मेरी गलती नहीं है। तो ये जो माइगा है ना, ये नॉन कमर्शियल रिस्क के खिलाफ आपको गारंटी देगा, कमर्शियल रिस्क नहीं। मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और वहां पे मैं ये पेन बेचता हूं, ये पेन किसी को पसंद ही नहीं आ रहा तो बिक ही नहीं रहा, मैं कल को कह सकता हूं देखो जी मेरी तो इन्वेस्टमेंट डूब गई तो मुझे इंश्योरेंस दो, ये कहेंगे नहीं। यहां तो आपकी गलती हो सकती है, कमर्शियल रिस्क पे नहीं कवरेज दे रहे हम कवरेज दे रहे हैं पॉलिटिकल रिस्क, नॉन कमर्शियल रिस्क पे। क्लियर? It also provides technical assistance to help countries disseminate information on investment opportunities. ठीक है, तो ये आपका माइगा हो गया। और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि कई बारी मैंने इन्वेस्टमेंट रवांडा में करी है और रवांडा की गवर्नमेंट और मेरे बीच में एक डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, सेट अप इन 1966। इट इज एन इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी हुज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। चक्कर क्या है कि कल को अगर मैंने रवांडा में इन्वेस्टमेंट करी है और रवांडा की गवर्नमेंट ही मेरे खिलाफ होती है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, तो मैं इनके खिलाफ जस्टिस कैसे ले सकता हूं? रवांडा के कोर्ट्स पे मेरा विश्वास ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है उनकी भी प्लानिंग है, वो भी मेरे अगेंस्ट है। तो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होनी चाहिए गवर्नमेंट और एक प्राइवेट इन्वेस्टर्स के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो उसी के लिए आपने बनाई है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। Established under 1966 Convention on Settlement of Investment Disputes between States. अगेन ये स्टेट्स के बीच में भी हो सकती है, जिस कंट्री का मैं हूं और रवांडा के बीच में, ठीक है।
इंडिया इसका मेंबर नहीं है। बाय द वे, अगर इंडिया में किसी इन्वेस्टर और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो इंडिया इसका मेंबर ही नहीं है, तो इंडिया के लिए वो यहां नहीं जा सकते। ठीक है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। इट इज बिलीव दैट बीइंग अ सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन इनकरेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज। अगर आप सिग्नेटरी हो तो फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा सिक्योर फील करते हैं कि कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। तो अगर आप इसके मेंबर बन जाते हो तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, पर इंडिया फिर भी मेंबर नहीं है। बट रिस्क इंडिपेंडेंट सॉवरेन डिसीजंस फॉर इंडिया। इंडिया इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया को लगता है इसकी सॉवरेनिटी ब्रीच होगी। कल को हम कोई डिसीजन ले अपनी कंट्री के हित में लें, फॉरेन इन्वेस्टर तो हमें इस कोर्ट में घसीट लेगा, हमें बोलेगा कि आप नहीं डिसीजन ले सकते, ये मेरी इन्वेस्टमेंट के खिलाफ है। तो हम अपनी कंट्री के लिए खुद से डिसीजन ले सके, ये हमारा सॉवरेन है, सॉवरेन राइट है। तो सॉवरेनिटी को बचाने के लिए इंडिया इसका मेंबर ही नहीं है। Therefore, India prefers bilateral investment promotion agreements. कंट्रीज के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करा होता है कि किसी कंट्री से मेरे कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम दोनों ने एक करा हुआ है कि कहां रिजॉल्व किया जाए उसे। हम पर इस इंटरनेशनल सेंटर का पार्ट नहीं होंगे। करंटली इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, बट इंडिया इज पार्ट ऑफ अदर 4 ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर? मेक सेंस? तो यही इतना ही करेंगे, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए अबाउट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं IMF पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, पहले ये कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड, फिर हम डिस्कशन करेंगे SDRs और RTP पे जो हमने एक्सटर्नल सेक्टर में छोड़ दिया था। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, फिर SDRs और RTP के बाद हम बाकी चीजें करेंगे IMF के बारे में, कोटा रिफॉर्म्स वगैरह वगैरह। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड केम अप इन 1944, अगेन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की का ही नतीजा है। इट्स मेन फंक्शंस आर एक्सचेंज रेट रेगुलेशंस, कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज रेट क्या हो ये रेगुलेशन, परचेजिंग शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी लायबिलिटीज ऑफ मेंबर नेशंस। किसी कंट्री को अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, उनके पास फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल ही खाली हो जाते हैं, जैसे इंडिया के पास हुआ था 1991 में, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, हमारा इंपोर्ट कवर ही 14 दिन का रह गया था। तो ऐसी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में कोई कंट्रीज फंसी हुई है, उन्हें बेल आउट करने के लिए लोन जो मिलता है वो IMF से मिलता है। ठीक है, तो वो काम करता है। अलाउइंग SDRs टू मेंबर नेशंस, अब ये SDR क्या है ये अभी देखते हैं। टू हेल्प मेंबर नेशंस इन सिचुएशन ऑफ BOP क्राइसिस। अगेन ये इस लाइन का मतलब है ये मेंबर कंट्रीज को लोन भी दे सकते हैं और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए तो बचाएंगे ही बचाएंगे। ठीक है, अच्छा, इनकी गवर्निंग बॉडीज क्या है, यहां एक इनको IMF को चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है जिसमें हर कंट्री जो मेंबर कंट्री IMF के, उसके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, RBI, उसका जो गवर्नर होगा वो इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल होगा। ठीक है, और IMF क्या करता है, IMF ने ना एक बॉडी बनाई हुई है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, तो उसमें से कुछ कंट्रीज एट अ टाइम बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का भी पार्ट होती हैं। तो एक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी है जो सारे डे टू डे डिसीजंस लेता है IMF के। ठीक है, इंडिया कभी मेंबर होता है इसका, कभी नहीं होता, पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की फैसिलिटी सबको अलाउड है। यहां आपके सेंट्रल बैंक का गवर्नर यहां पे पोस्टेड होगा ही होगा। क्लियर? चलो, अब ये तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया IMF का। बाकी अब हम देखते हैं IMF का एक्चुअल फंक्शन क्या है, वो आपको समझ आएगा थ्रू SDRs एंड RTP। क्लियर? तो SDRs एंड RTP का सिस्टम देख लेते हैं। नाउ SDRs क्या हैं, देखो ध्यान से सुनना, कुछ चीजें ना हमारी जो पहले हमने लेक्चर्स में करा हुआ है वो भी कवर होगा इसमें। जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया की जो बैलेंस RBI की जो बैलेंस शीट है उसमें यहां पे कुछ लायबिलिटीज होती हैं, कुछ एसेट्स होते हैं, है ना। RBI की लायबिलिटीज क्या है, जितनी प्रिंटेड करेंसी है आपके पास, हमने मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी में करा था, जितनी भी प्रिंटेड करेंसी है वो RBI की लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उस करेंसी पे लिखा हुआ आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर दिस मच अमाउंट ऑफ रुपीज, राइट। तो वो RBI की लायबिलिटी है। अगर वो नोट आपके पास जो आपकी जेब में 2000 का नोट है, अगर आपका उस पर विश्वास ही नहीं है तो आप RBI के पास चले जाओ, RBI को बोलो मुझे इसके बदले कुछ और दे दो, RBI दे देगा, राइट। तो अगर सारी प्रिंटेड करेंसी RBI की लायबिलिटी है तो इस लायबिलिटी को बैक करने के लिए RBI के पास कुछ एसेट्स होने चाहिए, राइट। हमने बात करी थी कि मनी क्या होता है, क्या होता है भाई मनी। मनी वो चीज है जिसमें सबका विश्वास है कि ये वैल्यूएबल चीज है। अगर आप लोगों का विश्वास ही ना रहे मनी पे, तो मनी तो बस एक कागज का टुकड़ा है। उस कागज के टुकड़े की वैल्यू कहां से आती है? वैल्यू आती है RBI के सिग्नेचर से। RBI गारंटी लेता है कि ये जो प्रिंटेड पैसा है ना, ये वैल्यूएबल है।
क्यों? क्योंकि हमने इस प्रिंटेड पैसे को बैक करा हुआ है किसी और चीज से। हम गारंटी लेते हैं कि इससे आप कुछ भी खरीद सकते हो। अब आप कहोगे मैं आपकी गारंटी क्यों मानूं, राइट? तो आरबीआई आपको कहता है देखो, अगर आप ये नोट मेरे पास ले आओगे तो इसके बदले मैं इतने रुपीस के 2000 का नोट अगर आप ले आते हो तो 2000 रुपए के कुछ एसेट्स दे दूंगा आपको, राइट? तो इसीलिए आरबीआई के पास कुछ एसेट्स होने चाहिए इस करेंसी को बैक करने के लिए, क्योंकि अगर आरबीआई इसे बैक नहीं करेगा तो आपका विश्वास ही नहीं रहेगा इस पे, है ना? और जब मनी पे विश्वास ना हो तो मनी कागज का टुकड़ा ही है। क्लियर? तो अब एसेट्स में आरबीआई के पास क्या है? हमने बात करी है गोल्ड है आरबीआई के पास, आरबीआई के पास डॉलर्स वगैरह हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, है ना? ये हमने बात करी थी। नाउ आपको पता है पहले ना एक जमाना था जब आरबीआई सारी की सारी करेंसी बैक करता था सिर्फ गोल्ड पे, ठीक है? और जितनी भी कंट्रीज थी वर्ल्ड में सारी अपनी करेंसीज गोल्ड पे बैक करती थी, क्योंकि एक नंबर वन रीजन, गोल्ड सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है, गोल्ड पे सबका ट्रस्ट है, तो हर कंट्री अपनी करेंसी पे विश्वास डालने के लिए उसे गोल्ड से बैक करती थी। मतलब इन चीजों से बैक नहीं करती थी, सिर्फ गोल्ड से बैक करती थी, उसके पास एसेट्स के नाम पे गोल्ड होता था। नाउ आपने ये कॉन्सेप्ट भी करा होगा मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी में, एक हमने करा था फिएट मनी, राइट? फिएट मनी वो मनी होता है जो मतलब जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है ना? इंट्रिंसिक वैल्यू के बिना होता है, राइट? तो फिएट मनी वो मनी है जो इंट्रिंसिक वैल्यू जिसकी नहीं है। नाउ पहले आपकी करेंसी जब गोल्ड पे बैक्ड थी ना, तब वो फिएट मनी नहीं था, पर इससे प्रॉब्लम पता क्या होती थी? अब अगेन मैं दोबारा रिपीट करता हूं इफ इट्स गेटिंग कंफ्यूजिंग, ये है कि फिएट मनी का भी चलो कॉन्सेप्ट छोड़ दो आप, फिएट मनी भी अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजें, वो अगर आपको रिवाइज करना फिएट मनी का क्या कॉन्सेप्ट है तो आप मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का लेक्चर देख सकते हो। अभी हम ये ध्यान रखते हैं कि बैक इन द डे, बहुत पहले सारी प्रिंटेड करेंसीज कंट्रीज की गोल्ड पे बैक होती थी। आपके पास जितना गोल्ड पड़ा है आप उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकते हो। अब इस सिस्टम में प्रॉब्लम पता क्या थी? इस सिस्टम में प्रॉब्लम यह थी कि अगर आपको मनी सप्लाई बढ़ानी है अपनी कंट्री की, अगर आपको मॉनेटरी स्टिमुलस देना है, आपको मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो आपके पास आपकी लायबिलिटी तो आप बढ़ा दोगे, पर उसको बैक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा गोल्ड भी तो चाहिए। पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के साथ ये प्रॉब्लम थी। मान लो मनी सप्लाई है आपकी, जितने आपके पास गोल्ड है उसको आपने बैक करा, मतलब जितनी आप पे मनी सप्लाई है उसको बैक करा हुआ है आपने गोल्ड पे, ठीक है? अब आप चाहते हो कि आप मनी सप्लाई बढ़ाओ। आरबीआई तो ये करती रहती है ना, अगर इकोनॉमी में डाउन टर्न है, रिसेशन है, तो वो मनी सप्लाई बढ़ा देती है। पर उस जमाने में मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा गोल्ड भी तो चाहिए, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई आप प्रिंट करोगे, नया कैश प्रिंट करके डालना चाहते हो, उसके लिए आपको बैक भी तो करना है ना, ऐसे गोल्ड और भी चाहिए। पर वर्ल्ड में गोल्ड तो लिमिटेड है, हर कंट्री के पास लिमिटेड गोल्ड था, राइट? तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रही थी? इससे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो आपके पास वो है ना, क्या कहते हैं, लिमिटेड गोल्ड रिजर्व्स होने की वजह से आप मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, इससे एक और प्रॉब्लम आ रही थी, पूरे वर्ल्ड में भी तो गोल्ड लिमिटेड है, पूरे वर्ल्ड में मतलब लिमिटेड गोल्ड है, अनलिमिटेड थोड़ी है। अब अगर पूरे वर्ल्ड को मनी सप्लाई बढ़ानी है तो पूरे वर्ल्ड को और गोल्ड चाहिए। तो ये ना सिर्फ कंट्रीज की प्रॉब्लम थी जिनके पास गोल्ड की शॉर्टेजेस थी, वो मनी सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे थे, ये वर्ल्ड की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वर्ल्ड में चलो कभी कभार ऐसा होता है एक और गोल्ड की माइन मिल गई तो उससे गोल्ड की सप्लाई वर्ल्ड में बढ़ गई, तो और आप मनी सप्लाई बढ़ा सकते हो, क्योंकि सारी दुनिया ने अभी मनी सप्लाई गोल्ड पे बैक करी हुई है। पर गोल्ड की अगर ना माइंस मिले तो मनी सप्लाई भी नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, इस वजह से ना बहुत इकोनॉमिक इश्यूज हो रहे थे, एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन हो रही थी, कंट्रीज के बीच में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, राइट? तो इसी वजह से आपने करा पता क्या, अभी तक ये नहीं आया है, अभी तक आपकी करेंसी सिर्फ गोल्ड पे बैक्ड है। इसके बाद ना आपने सोचा, जब आपने वर्ल्ड वॉर 2 खत्म भी हो गया, उसके बाद आपने सोचा, यूएसए ने इस चीज को स्पीयरहेड करा, यूएसए ने कहा कि चलो अब ना हम बनाते हैं आईएमएफ। आईएमएफ का हमने पहला फंक्शन देखा ना, एक्सचेंज रेट रेगुलेशन, ये यहीं से आता है। आईएमएफ बनाने के बाद यूएसए ने ना एक वो दिया आपके पास, आपको वो दिया, एक तरीका दिया कि वर्ल्ड का सिस्टम कैसे मैनेज कर सकते हो, मॉनेटरी सिस्टम। यूएसए कहता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स मेरे पास हैं, कम से कम 70 to 80% ऑफ वर्ल्ड के गोल्ड रिजर्व्स यूएसए के पास थे।
तो यूएसए ने कहा कि देखो हमारी ही कैपेसिटी है अच्छी खासी कि हम करेंसी अपनी गोल्ड पे बैक कर सके सक्सेसफुली। आप जितने भी और लोग हो इन पे इतना गोल्ड ही नहीं पड़ा कि अपनी करेंसी सक्सेसफुली बैक कर सकें। तो ये ना सिर्फ हमारी कैपेसिटी है कि हम गोल्ड पे अपनी करेंसी बैक कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, अब आज से 2 टियर सिस्टम फॉलो होगा। इसे हम कहते थे 2 टियर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था। आज से 2 टियर सिस्टम फॉलो होगा। और ये 2 टियर सिस्टम क्या होगा? यूएसए कहता है कि हम अपनी करेंसी को, डॉलर को यानी कि बैक करेंगे गोल्ड पे। और कैसे बैक करेंगे? $35 का 1 आउंस गोल्ड होगा, इस हिसाब से बैक कर लिया। यूएसए के पास इतने आउंस गोल्ड पड़े थे कि अगर सारे के सारे लोग यूएसए के पास गोल्ड लेने चले जाएं डॉलर देके, जितने भी वर्ल्ड में डॉलर हैं सारे के सारे यूएसए के पास चले जाएं गोल्ड लेने, तो यूएसए सबकी डिमांड पूरी कर सकता है। तो यूएसए ने कहा कि हम अपनी करेंसी गोल्ड पे बैक कर लेते हैं और ऐसे बैक करेंगे $35 इज इक्वल टू 1 आउंस गोल्ड। और जितनी भी बाकी कंट्रीज है ना, सारी अपनी करेंसी डॉलर पे बैक करना। यानी कि बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया होगी, तो इंडिया क्या करेगी? इंडिया अपनी करेंसी यानी कि जो रुपीज है वो डॉलर पे बैक करेगी। ये रैंडम फिगर है, ₹7 इज इक्वल टू $1। तो ये सबके लिए था, ठीक है। यूएसए बैक करेगा अपनी करेंसी गोल्ड पे और सारी कंट्रीज बैक करेंगी अपनी करेंसीज डॉलर पे। और इसे आपने बना दिया 2 टियर एक्सचेंज रेट सिस्टम, 2 टियर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। और जब यूएसए ने आईएमएफ बनाया तो यूएसए ने बोला ये 2 टियर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो होगा। यानी कि इससे पहले जो चलता था वो गोल्ड स्टैंडर्ड था, ये 2 टियर था। इसे 2 टियर सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कह सकते हो। नाउ यूएसए कहता है कि एक तो ये सिस्टम फॉलो होगा कि हम गोल्ड पे बैक करेंगे, आप डॉलर पे बैक करोगे, और सारी दुनिया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करेगी। अब आपको याद है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसमें क्या होगा? कंट्री का सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा कि क्या एक्सचेंज रेट होगा, राइट? मार्केट के हिसाब से नहीं होगा। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो होगा, ठीक है। अगेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होगा? यूएसए की करेंसी गोल्ड पे बैक, बाकी सारी दुनिया का एक्सचेंज रेट डॉलर के उसमें देखा जाएगा, ठीक है। बाकी सारी दुनिया की करेंसी डॉलर पे बैक्ड होगी। तो इंडिया कुछ गोल्ड पे बैक करता था, कुछ डॉलर पे बैक करता था अपनी करेंसी, ठीक है। पर ज्यादातर डॉलर पे आप बैक करोगे और डॉलर के हिसाब से ही आपका देखा जाएगा। इसी से डॉलर पूरा इंटरनेशनलाइज हो गया, वर्ल्ड में डॉलर का स्टेटस और बढ़ गया क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड ही इनके पास था। मेक सेंस, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो होगा। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में आप जानते हो क्या होता है? इट्स नॉट डेप्रीसिएशन और अप्रिसिएशन, वहां कहते हैं डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन। याद है ना ये चीज? तो ये सिस्टम फॉलो कर लिया, ठीक है। अब ये सिस्टम 21 साल तक तो अच्छे से फॉलो हुआ, उसके बाद खुद यूएसए ने इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये जो सिस्टम था ना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको मैनेज करेगा अच्छे से आईएमएफ। ये यूएसए ने डिसाइड करा था और आईएमएफ काफी हद तक यूएसए कंट्रोल करता था। बट 21 साल बाद इतनी प्रॉब्लम आ गई कि आईएमएफ को खुद को, आईएमएफ यानी कि यूएसए को खुद को ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम खत्म करना पड़ा और यूएसए ने कह दिया कि अब से फ्लोट करोगे आप, ठीक है। अब हुआ क्या था उस टाइम पे? हुआ ये था कि लेट्स सपोज यूएसए ने ऐसे करा हुआ है $35 इज इक्वल टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड, और यूएसए ने गारंटी ली हुई है कोई भी इंसान यूएसए के पास $35 लेके जाएगा वो 1 आउंस गोल्ड ले जाएगा। पर ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना यूएसए के खर्चे बढ़ने लग गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर होने लग गया। जब सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर होने लग गया तो यूएसए को एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा अपना, है ना। वेपन्स वगैरह की प्रिपरेशन करनी थी, डिफेंस बजट बढ़ गया था, तो यूएसए का फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लग गया, ठीक है। प्लस यूएसए ने नेटो वगैरह भी तो बना दिया था और नेटो की जो और मेंबर्स थे उनको यूएसए ही फंड करता था। तो यूएसए का ना फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लग गया बहुत ज्यादा। जब यूएसए का फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लग गया ना तो यूएसए को ना अपनी मनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ी, राइट। अब हुआ क्या कि यहां डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, गोल्ड की सप्लाई तो उतनी है यूएसए के पास जितना गोल्ड है, जितना बैक करने को रखा हुआ है, ठीक है। पहले यूएसए के पास इतना डॉलर था, इतना गोल्ड था, उसके हिसाब से ये डाल दिया। पर बाद में क्या हुआ, एक्चुअली यूएसए को मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ी क्योंकि डेफिसिट बहुत ज्यादा होता जा रहा है ना, तो यूएसए को सप्लाई बढ़ानी पड़ी। यूएसए जैसे जैसे सप्लाई बढ़ाता गया ना वैसे वैसे
डॉलर के मुकाबले गोल्ड के मुकाबले डॉलर का जो रेट है मार्केट में डेप्रीशिएट होने लग गया। मतलब जब किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ जाएगी और उसकी डिमांड कम है, गोल्ड स्केर्स है, डॉलर बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, डॉलर डीवैल्यू होना शुरू हो जाएगा, डीवैल्यू नहीं डेप्रीशिएट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो पूरे वर्ल्ड में पहले क्या था कि सिर्फ ना $70 थे, पूरी मनी सप्लाई $70 थी और यूएसए के पास 2 आउंस गोल्ड था। तो उस हिसाब से तो आप कह सकते हो ना कि 1 आउंस गोल्ड इज इक्वल टू $35। अब यूएसए ने इवेंचुअली अपनी मनी सप्लाई बढ़ा के $100 कर ली, ठीक है, गोल्ड उसके पास अभी भी 2 आउंस है, तो अब 1 आउंस विल बी इक्वल टू $50। मेक सेंस है ना। तो इसीलिए ना हो क्या रहा था कि मार्केट में यूएसए के जो डॉलर है वो डेप्रीशिएट होता जा रहा था, पर यूएसए ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करा होता और अपनी प्रेस्टीज का इशू था। यूएसए ने कहा कि नहीं, हम गारंटी इसी की लेते हैं, यही प्राइस रहेगा। तो अब हो क्या गया, मार्केट में ना क्योंकि डेफिसिट बहुत ज्यादा हो रहा है, डॉलर तो नीचे जाता जा रहा है, मतलब ज्यादा डॉलर लेके अब आपको गोल्ड मिल रहा है, पर यूएसए ने इस चीज की गारंटी रखी हुई है। यूएसए कहता है हमें $35 दो, हम 1 आउंस दे देंगे। मार्केट में ये होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ना प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। अब क्या प्रॉब्लम हुई, ध्यान से सुनना। लेट्स सपोज यूएसए का फेड रिजर्व है, ठीक है, और यूएसए कहता है हम $35 पे 1 आउंस गोल्ड लेते हैं, क्लियर। बट मार्केट में ना डॉलर की वैल्यू इतनी कम होगी कि अब मार्केट वैल्यू ऐसे होगी है, $70 अब 1 आउंस का हो चुका है मार्केट में। मार्केट तो अपने लॉजिक से चलेगा। अब यहां पे ना इंडिया का आरबीआई है या इंडिया है, इसको एक आइडिया आता है, इसके पास ना कुछ डॉलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इंडिया जाएगा यूएसए के पास और बोलेगा सर ये रे मेरे $35, मुझे 1 आउंस गोल्ड दे दो। यूएसए से 1 आउंस गोल्ड दे देगा। जब ये आरबीआई 1 आउंस गोल्ड ले लेगा, आरबीआई 1 आउंस गोल्ड लेके मार्केट में जाएगा और मार्केट में उसे 1 आउंस गोल्ड का $70 मिल रहा है, तो आरबीआई 1 आउंस गोल्ड लेगा, मार्केट में बेचेगा, आरबीआई के पास आ जाएंगे $70। अब आरबीआई कहेगा ये बड़ा सही है, आरबीआई वापस इसके पास जाएगा और बोलेगा कि अब लो $70 और मुझे दो 2 आउंस गोल्ड। यूएसए कहेगा ले जाओ। अब आरबीआई 2 आउंस गोल्ड ले जाएगा, 2 आउंस गोल्ड फिर मार्केट में बेचने जाएगा, अब उसे मिलेंगे $140। $140 आ जाएंगे, फिर ये यूएसए के पास जाएगा और बोलेगा मुझे 4 आउंस गोल्ड दो, और ऐसे करना शुरू कर देगा। और यहां पे सिर्फ इंडिया ऐसी बदतमीजी नहीं कर रहा, वैसे इसे बदतमीजी नहीं कहना चाहिए, इट्स अ स्मार्ट थिंग, बट सिर्फ इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, सारी दुनिया को दिख रही है। अब जब सारी दुनिया ऐसे करने लग जाएगी, डोंट यू थिंक यूएसए के गोल्ड रिजर्व्स गिरने लग जाएंगे। और यूएसए को ऐसा दिखने लग गया, यूएसए को दिख रहा है कि यार सारी दुनिया तो ये करती जा रही है, स्पेक्युलेटिव अटैक्स करती जा रही है, ऐसी करती जा रही है, और यूएसए के गोल्ड रिजर्व्स स्टार्कली ड्विंडल डाउन करते जा रहे हैं। तो यूएसए ने क्या करा, यूएसए ने कहा कि अब ब्रेटन वुड सिस्टम आईएमएफ का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम हम कर रहे हैं कोलैप्स, खत्म। अब हम ये कोई गारंटी नहीं लेते $35 इज इक्वल टू 1 आउंस। वो अब क्या है, हम अपनी करेंसी फ्लोट कर रहे हैं। अब 1 आउंस कितने डॉलर का होगा ये मार्केट डिसाइड करेगी, हम कोई गारंटी नहीं ले रहे, ये खत्म कर रहे हैं। और यूएसए ने अपनी करेंसी भी, डॉलर भी फ्लोट कर दी। पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो हो रहा था, यूएसए ने फ्लोट कर दिया। और यूएसए के जितने भी एलाय नेशंस थे उन सब ने धीरे धीरे अपनी करेंसी फ्लोट करनी शुरू कर दी। और धीरे धीरे ये सब हुआ 1973 में। 1973 के बाद कुछ 20 साल के बाद इंडिया ने भी अपनी करेंसी फ्लोट कर दी। धीरे धीरे सारी कंट्रीज ने अपनी करेंसी ना फ्लोट करनी शुरू कर दी। यूएसए ने स्टार्ट करा और सबने फ्लोट करना शुरू कर दिया। इंडिया 1991 में जाके करता है। तो 1973 में ब्रेटन वुड सिस्टम, जो आईएमएफ जिस चीज के लिए बनाया गया था कि ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसे आपने अच्छे से मैनेज करना है, वो आईएमएफ का फंक्शन हो जाता है खत्म। क्योंकि एक तो गोल्ड की शॉर्टेज हो रही है ना, आपके पास गोल्ड रिजर्व ड्विंडल डाउन करते जा रहे हैं, आपके पास गोल्ड की भी शॉर्टेज होती जा रही है। सब दुनिया के पास गोल्ड की, मतलब वैसे ही अमेरिका पे जो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व लेके रखता है उसके पास गोल्ड की शॉर्टेज होती जा रही है। तो सबने डिसाइड करा कि यार ये सिस्टम भी स्टेबल नहीं है, यूएसए अगर मैनेज नहीं कर पाया तो कोई भी नहीं कर पाएगा, तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ही खराब है, लेट्स फॉलो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो मैक्सिमम कंट्रीज ने अपना एक्सचेंज रेट फ्लोट कर दिया। दो अभी भी कुछ कंट्रीज हैं, चाइना बीइंग वन, जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते हैं, पर उसके बाद ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। आईएमएफ का जो अर्लियर मैंडेट था वो कोलैप्स कर गया
और अब आप आ गए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे, ठीक है। और दूसरी चीज, यूएसए ने अपनी करेंसी गोल्ड पे बैक करना बंद कर दिया। यूएसए और बाकी इकोनॉमीज ने क्या करना शुरू कर दिया फिर, अब वो कहते हैं कि हमारी जो लायबिलिटी है वो है प्रिंटेड करेंसी, सारे डॉलर है, ये सारे डॉलर्स अब सिर्फ गोल्ड पे बैक नहीं होंगे, अब ये हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे भी बैक होंगे। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई एसेट थोड़ी है, टेक्निकली एसेट है, पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो बस एक गवर्नमेंट का प्रॉमिस है कि हम पे बैक कर देंगे, राइट? वो तो डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो जब से आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस कर दी ना एसेट्स में, अब आप अपनी मन मर्जी से करेंसी प्रिंट करके इकोनॉमी में डाल सकते हो। मनी सप्लाई जितनी एक्सपैंड करनी है कर दो। इंडिया भी ऐसे कर सकता है। इंडिया को अगर और करेंसी प्रिंट करके मार्केट में डालना है तो इंडिया क्या कहेगा, आरबीआई को बोलेगा करेंसी प्रिंट करो, हमें दे दो, हम बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देंगे। तो आरबीआई ने लायबिलिटी बढ़ा दी पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बढ़ा दी अपनी एसेट के नाम पे। तो अब क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गया तो सिर्फ गोल्ड पे बैक नहीं करे, आप मनी सप्लाई मन मर्जी से बढ़ा सकते हो। तो एक तो ये कॉन्सिक्वेंस हो गया और उसके बाद फ्लोट हो गया, ठीक है। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम खत्म हो गया। खैर, जब ये अमेरिका पे अटैक हो रहा था ना, जब अमेरिका ने कोलैप्स नहीं करा था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, 2 टियर सिस्टम, अभी कुछ साल रहते थे, जैसे 1971-3 में कोलैप्स कर दिया था, पर 1967 के आसपास ना गोल्ड की शॉर्टेजेस होती जा रही थी। तो ना आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने एक और तरीका सोचा था कि देखो गोल्ड की शॉर्टेज होती जा रही है और इसी वजह से अमेरिका मेंटेन नहीं कर सकता ये सिस्टम। तो इन्होंने सोचा कि गोल्ड के अलावा एक और रिजर्व एसेट बनाया जाए, कि अभी तो आईएमएफ के पास सारी दुनिया की करेंसीज को बैक करने के लिए गोल्ड है ना, रिजर्व एसेट, हम एक और रिजर्व एसेट बनाते हैं जिसका नाम इन्होंने रखा एसडीआर। अब एसडीआर क्या है, पता क्या करा इन्होंने ना आईएमएफ के जितने मेंबर कंट्रीज हैं, 189 मेंबर कंट्रीज हैं, सबको ना एक कोटा एलोकेट कर दिया। हर कंट्री को, ध्यान से सुनना ये वाला पार्ट, एसडीआर क्या है ये समझ आएगा। आईएमएफ के जितने भी मेंबर कंट्रीज है ना, सबको एक कोटा एलोकेट कर दिया। अब कोटा किस बेस पे एलोकेट करा है? कोटा इस बेस पे एलोकेट करा है जिस कंट्री की जितनी बड़ी इकोनॉमी, जितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, उतना ज्यादा उसका कोटा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा कोटा किसके पास आएगा, यूएसए के पास, ठीक है। उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपने कोटा एलोकेट कर दिया। कोटा से आपको पता क्या मिलेगा? नंबर 1 चीज, जिस कंट्री के पास ज्यादा कोटा होगा उसके पास उतने ही ज्यादा वोटिंग राइट्स होंगे। आईएमएफ में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं ना, तो जितना ज्यादा कोटा आपके पास उतने ज्यादा आपके पास वोटिंग परसेंटेज है। तो एक तो आपको कोटा से ये मिल रहा है। दूसरा पता क्या है, जिस कंट्री का ज्यादा कोटा होगा ना, उसे उतने ही पैसे ना अपनी करेंसी में आईएमएफ के पास जमा करवाने पड़ेंगे। सो फॉर एग्जांपल, यूएसए का सबसे ज्यादा कोटा है तो यूएसए सबसे ज्यादा पैसे आईएमएफ के पास रख देगा। इंडिया का कम कोटा है तो इंडिया अपने रुपीज, अपनी करेंसी में, रुपीज में कुछ पैसा आईएमएफ के पास देगा। ईरान का थोड़ा कम कोटा होगा तो ईरान अपनी करेंसी में पैसा देगा। सारी कंट्रीज अपने कोटा के हिसाब से अपनी ही करेंसी में आईएमएफ के पास कुछ पैसा दे देंगे। अब आईएमएफ के पास ना कुछ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। आईएमएफ के पास लेट्स सपोज आ जाते हैं $100 आ गए, 50 पाउंड्स आ गए, लेट्स सपोज 150 येन आ गए, ठीक है, 200 रुपीज आ गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। आईएमएफ के पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया, सारी कंट्रीज ने अपने कोटा के हिसाब से पैसा दे दिया। अब मुझे आप ये बताओ, आईएमएफ के पास टोटल कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, ये आप बताओ। ये इक्वेशन देख के आप बता सकते हो आईएमएफ के पास टोटल पैसा कितना इकट्ठा हुआ है? नहीं बता सकते। अगर आप में से कोई लोग ये सोच रहे हैं कि हम इन सबको ऐड कर देते हैं, 100 + 50 + 150 + 200, अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हो कि जी आईएमएफ के पास है 500 क्या आप $100 और 50 पाउंड ऐड कर सकते हो? नहीं। कोई कॉमन डिनोमिनेटर तो होना चाहिए, कोई कॉमन मेजरिंग रॉड तो होना चाहिए। अगर यहां पे लिखा होता $100 + $50 तो 150 कहते। $100 + 200 रुपीज कैसे 300 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आपको एक कॉमन यूनिट तो चाहिए, कॉमन, राइट। आप कभी 40 kg + 40 किलोमीटर ऐड कर सकते हो? 40 किलो में 40 किलोमीटर ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। वैसे डिफरेंट करेंसीज कैसे ऐड कर दोगे? तो आपको इन डिफरेंट करेंसीज को मेजर करने के लिए कॉमन यूनिट चाहिए,
ठीक है, वो कॉमन यूनिट है एसडीआर। एसडीआर एक कॉमन यूनिट है, ठीक है। तो ये जितना पैसा है ना, जितना पैसा इकट्ठा हुआ है, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू आती है 200 पर एसडीआर। ये कॉमन अकाउंटिंग यूनिट है। जैसे डॉलर एक अकाउंटिंग यूनिट है ना, मनी इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। हमने मनी के फंक्शंस में करा है, हम वेल्थ को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी जो वेल्थ आईएमएफ के पास आ गई, ये आप एसडीआर में मेजर कर रहे हो। 200 एसडीआर आ गए, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि इंडिया ने 200 रुपए दिए हैं, इंडिया को फायदा क्या हो रहा है ना। इसने $100 दिए, इनको फायदा क्या हो रहा है। इस पे आईएमएफ पता है क्या कहता है? आईएमएफ कहता है जो कंट्री मुझे जितने पैसे देगी अपने कोटा के हिसाब से, उसको उतने ही एसडीआर एलोकेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 2 एसडीआर इज इक्वल टू 200 रुपीज, ठीक है। तो इंडिया जब 200 रुपए देगा ना, आईएमएफ इंडिया को 2 एसडीआर एलोकेट कर लेगा। कि आईएमएफ, ये एक प्रूफ है कि इंडिया के इतने पैसे फॉरेन, मतलब इंडिया के इतने पैसे आईएमएफ के पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये 2 एसडीआर इंडिया के पास आ जाएंगे। जैसे सिंपल सी बात है, अगर इंडिया को गोल्ड खरीदना था, ठीक है, या इंडिया को डॉलर्स खरीदने थे अपने फॉरेक्स रिजर्व में डालने के लिए, तो इंडिया 200 रुपीज के डॉलर परचेज कर रहा था और अपने फॉरेक्स रिजर्व में डाल रहा था। अब इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया आईएमएफ के पास जाके 200 रुपीज देके 2 एसडीआर परचेज कर लेगा, और ये जो एसडीआर होंगे ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में चले जाएंगे। तो आईएमएफ ने क्या करा? सबको बोल दिया कि आप अपने कोटा के हिसाब से पैसे दे दो और उसके हिसाब से आपको एसडीआर एलोकेट हो जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, सबसे ज्यादा कोटा यूएसए का है, तो यूएसए के पास सबसे ज्यादा एसडीआर जाएंगे, राइट, क्योंकि यूएसए कंट्रीब्यूट भी ज्यादा कर रहा है। जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उसी के हिसाब से आपको एसडीआर एलोकेट हो जाएंगे, और ये एसडीआर आपके फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट है। आपको कल को, अब आईएमएफ पता है कहता है, आईएमएफ के पास ना सारी करेंसीज पहुंच गई, सारी करेंसीज आईएमएफ के पास। आईएमएफ के पास डॉलर भी है, सारी टाइप की करेंसी है, क्योंकि सबने कंट्रीब्यूट कर दिया। अब इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है? इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में हमने करा गोल्ड है, फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, जैसे डॉलर वगैरह हो गया, ठीक है। इंडिया के पास एसडीआर हैं और इंडिया के पास आरटीपी। आरटीपी अभी हम देखते हैं, ठीक है। अब एसडीआर को हम फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट क्यों कहते हैं? कल को इंडिया को मान लो डॉलर्स चाहिए, तो इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है डॉलर्स के फॉर्म में, वो ठीक है। पर इंडिया सोचता है कि मैं इस डॉलर को नहीं छेड़ता, इंडिया को और एक्स्ट्रा डॉलर चाहिए, तो इंडिया अपने एसडीआर जो उसके पास पड़े हुए हैं वो उठाएगा, आईएमएफ को देगा, आईएमएफ बदले में उसके बदले डॉलर दे देगा। जितने डॉलर्स आएंगे एक एसडीआर में वो इंडिया को दे देगा, राइट। तो ये एसडीआर एक तरह से इंडिया का एसेट है। क्या है? फॉरेक्स एसेट है। और ये एसेट जो है इंडिया का, ये आईएमएफ के लिए यूज होता है। आईएमएफ से अगर आपको पैसे वगैरह चाहिए या आईएमएफ से आपको लोन्स वगैरह लेने हैं, तो आप एसडीआर में लेते हो। आईएमएफ जो है ना, आईएमएफ के लिए यूनिट एसडीआर है। अब ये चीज याद रखना, एसडीआर इज नॉट एन इंटरनेशनल करेंसी। करेंसी क्या होता है? जिसको दे के आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ले सकते हो। एसडीआर दे के आप गुड्स एंड सर्विसेज नहीं ले सकते। एसडीआर सिर्फ क्या है? एक यूनिट ऑफ अकाउंट है आईएमएफ के लिए। आईएमएफ को एक सिंपल यूनिट चाहिए जिसके बेसिस पे वो एसडीआर, जिसके बेसिस पे वो बाकी करेंसीज को क्वांटिफाई कर सकता है। तो यूनिट ऑफ अकाउंट है। प्लस आईएमएफ जितनी भी ट्रांजैक्शंस करता है ना मेंबर कंट्रीज के साथ, वो एसडीआर में करता है। तो आईएमएफ ने किसी को लोन देना है, एसडीआर में। आईएमएफ को पैसा किसी ने देना है, एसडीआर में देगा, ठीक है। आईएमएफ उसे एसडीआर में रखेगा। नाउ ये जो एसडीआर है, ये प्रूफ क्या है कि आपने कुछ पैसा दिया हुआ है आईएमएफ को। वो जो पैसा आईएमएफ के पास गया हुआ है वो आईएमएफ के रिजर्व्स में आएगा। जितनी कंट्रीज ने कोटा के हिसाब से दिया हुआ है वो आईएमएफ के रिजर्व्स में आएगा। दैट इज व्हाई एसडीआर इज कंसिडर्ड एज अ रिजर्व एसेट। आईएमएफ के पास रिजर्व है, वो रिजर्व एसेट है, ठीक है जी। तो एसडीआर क्या है? प्रूफ है कि आपने पैसा दिया हुआ है, और ये एसडीआर को आप यूज कर सकते हो किसी भी चीज में। अगेन, एसडीआर इज नॉट एन इंटरनेशनल करेंसी। बस आईएमएफ और मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है फाइनेंशियल, वो एसडीआर में होती है। एसडीआर देके आप यूएसए से कुछ सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते। यूएसए से कुछ सामान इंपोर्ट करना है, आपको अपने एसडीआर को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डॉलर इज अ करेंसी, एसडीआर इज नॉट अ करेंसी, ठीक है। अब क्योंकि एसडीआर एक रिजर्व एसेट है और ये गोल्ड को रिप्लेस कर रहा था, ठीक है। गोल्ड पहले रिजर्व एसेट था ना, गोल्ड पे बैक्ड था सब कुछ। अब बाकी सारी करेंसीज इंटरनेशनली एसडीआर पे बैक्ड है, तो एसडीआर को कई बार हम पेपर गोल्ड भी कह देते हैं।
ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, ये आपके इंटरनेशनल एक्सटर्नल सेक्टर के जो नोट्स हैं उसमें एसडीआर की डेफिनेशन प्रॉपर दी हुई है। तो ये पेपर गोल्ड भी है, ये आपकी एसडीआर जो है ये रिजर्व एसेट भी है, और कोई भी ट्रांजैक्शन आईएमएफ और मेंबर कंट्रीज में होगी वो एसडीआर में होगी। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब क्राइसिस होता है तो आप आईएमएफ से लोन लेते हो, आईएमएफ से जो लोन मिलता है आपको एसडीआर में मिलता है। हाँ, एसडीआर की खास बात यह है कि एसडीआर को आप किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो आईएमएफ से। मेक सेंस? तो ये है आपका एसडीआर। ये आया इसलिए था कि गोल्ड की शॉर्टफॉल को सप्लीमेंट किया जा सके ऐसे। ठीक है, बट 1971-2-3 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम ही खत्म हो गया, गोल्ड बैकिंग ही खत्म होगी, तो इसकी इतनी रिक्वायरमेंट रही नहीं। बट फिर भी एसडीआर आज तक चलते हैं और हम एसडीआर के बेसिस पे ही चलाते हैं सारा कुछ। ठीक है, आईएमएफ अब एसडीआर के बेसिस पे ही चलता है। मेक सेंस? ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसडीआर। अगेन ये होना मतलब आईएमएफ से आप इसके बदले कोई भी करेंसी ले सकते हो। अच्छा, एक एसडीआर की कितनी वैल्यू होगी ये कैसे पता चलेगा? आप अगर अपने एक्सटर्नल सेक्टर के नोट्स खोलोगे जहां एसडीआर का टॉपिक दिया हुआ है, उसमें आपको पता चलेगा कि 1 एसडीआर की वैल्यू कितनी होगी। वो पता चलेगा आपको जब आप वेटेड एवरेज लोगे 5 करेंसीज का, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी और येन, जापानीज येन, चाइनीज रेनमिनबी, इन सबका जब आप वेटेड एवरेज लेते हो तो जो वैल्यू आती है वो आपकी एक एसडीआर की वैल्यू आ जाती है। तो इन सबके वेटेड एवरेज के बेसिस पे आप एक एसडीआर की वैल्यू देते हो। अच्छा, आपके नोट्स में ये भी दिया होगा कि किसका सबसे ज्यादा वेट है इसमें। ऑब्वियसली डॉलर का सबसे ज्यादा वेट है, और फिर दिया हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसका कितना कितना वेट है, वो आप अपने नोट्स में से देख सकते हो। तो एक एसडीआर की कितनी वैल्यू होगी ऐसे निकलता है। ठीक है, हर 5 साल में रिवाइज भी करते हैं। और दूसरा, एसडीआर इज अ रिजर्व एसेट, इट इज नॉट एन इंटरनेशनल करेंसी, प्लस एसडीआर इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, यस, प्लस एसडीआर जो है वो आपका उसके लिए यूज होता है आईएमएफ एंड मेंबर नेशंस की ट्रांजैक्शंस के बीच में। ठीक है, मेक सेंस? अच्छा, एसडीआर का एक और कोड है, कई बार एसडीआर को एक्सडीआर भी लिख देते हैं आईएमएफ वाले, तो घबराना नहीं है, सेम ही चीज है। ठीक है जी, मेक सेंस? तो ये है आईएमएफ। अब ये एसडीआर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और कोटा वगैरह को भी रेगुलेट करते हैं। अगेन, जिसका जितना कोटा उतना एसडीआर। ठीक है, अच्छा, एसडीआर के बाद हम ये भी देख लेते हैं, ये फिर से देखते हैं। अभी एसडीआर के बाद हम देखते हैं आरटीपी क्या है, रिजर्व ट्रांच पोजीशन क्या है। नाउ लेट्स सपोज इंडिया के पास ना 100 एसडीआर है, इंडिया के पास 100 एसडीआर पड़े हुए हैं, और इंडिया ने ना अपने कोटा के हिसाब से, जिसके कोटा के हिसाब से कुछ 5,000 रुपीज आईएमएफ को दिए हुए, लेट्स सपोज। ठीक है, तो उसके बदले उसे 100 एसडीआर मिल गए थे। क्लियर? तो कोटा के हिसाब से आईएमएफ को इंडिया ने 5,000 रुपीज डिपॉजिट करे थे, जिसके बदले 100 एसडीआर मिल गए थे इंडिया को। नाउ आईएमएफ इंडिया को पता है क्या फैसिलिटी देता है? आईएमएफ कहता है कि जितना आपने कोटा में कंट्रीब्यूट करा है ना, अगर उसका 25% तक, लेस देन 25% तक अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और किसी भी करेंसी में कर सकते हो। कि 5,000 रुपीज है, आप 5,000 रुपीज आपने दिए हैं, इसका 25% जितना भी होगा, आई गेस इसका 25% होगा 1,250 रुपए, आई गेस। ठीक है, तो आप इसका 1250 रुपीज जो है, 1250 रुपीज तक आप इस अपने जो कोटा में जो आपने पैसा डाला है वो कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, और किसी भी करेंसी में आप कर सकते हो। अगर आप ये अपने कोटा में से कुछ पैसा विड्रॉ करोगे, ठीक है, तो आप पे कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया जाएगा। दिस इज एज गुड एज योर ओन मनी। तो टिल 25% अगर इंडिया अपने कोटा के हिसाब से, जिसके बदले उसे इतने एसडीआर मिले हैं, जैसे लेट्स सपोज 1250 रुपीज इज इक्वल टू 5 एसडीआर, मान लो ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब अगेन उसके लिए कह रहा हूं, सिंप्लिसिटी के लिए 1250 रुपीज यानी कि 25% है, तो 5 एसडीआर तक अगर आईएमएफ से पैसा ले लेता है इंडिया, ठीक है, तो इंडिया को कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं होगा, इंडिया रख सकता है। दिस इज एज गुड एज इंडियाज ओन मनी। ठीक है, तो ये जो 5 एसडीआर है ये इंडिया आईएमएफ से कभी भी ले सकता है, राइट? नाउ ये इंडिया आईएमएफ से कभी भी ले सकता है, देन दैट मींस ये 5 एसडीआर तक आईएमएफ के पास इंडिया का पैसा पड़ा हुआ है।
5 SDR तक, क्योंकि इंडिया ले सकता है कभी भी। सो दिस इज एज गुड एज इंडियाज ओन मनी। नाउ इसको भी मुझे फॉरेक्स रिजर्व में ऐड करना चाहिए। अगर मेरे फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड पड़ा है, फॉरेन करेंसी एसेट्स पड़े हैं, डॉलर वगैरह, ठीक है, 100 SDRs पड़े हैं, तो मेरे पास ये 5 SDRs भी तो पड़े हैं जो मेरे पास अभी नहीं पड़े, IMF के पास पड़े, पर मैं कभी भी उठा सकता हूं। तो मेरे पास ये 5 एक्स्ट्रा SDRs भी तो पड़े हैं, ठीक है। इन्हें मैं कहता हूं रिजर्व ट्रांच पोजीशन। मेरा जो रिजर्व पड़ा हुआ है उसमें से 25% से कम तक, ठीक है, मैं कुछ पैसा ले सकता हूं SDR के फॉर्म में या किसी भी करेंसी के फॉर्म में। तो दिस इज एज गुड एज माय ओन मनी। तो इसीलिए ये मेरे फॉरेन करेंसी में कि मेरे फॉरेक्स रिजर्व में इसको भी ऐड होना चाहिए। तो 5 SDRs तक मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है। इस पैसे को 5 SDR को मैं कहता हूं RTP, रिजर्व ट्रांच पोजीशन। हां, अगर 25% से ज्यादा मैंने उठा लिया पैसा तो मेरे पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। दैट इज वाई अगर मैं 25% से ज्यादा पैसा उठाता हूं तो उसे क्रेडिट ट्रांच कहते हैं। फिर IMF मेरे को बोलेगा कि पैसा वापस भी करना है और इंटरेस्ट भी देना है, देन इट बिकम्स क्रेडिट ट्रांच। बट 25% तक आपका अपना कोई देने की जरूरत नहीं इंटरेस्ट, दैट इज वाई ये आप ही का एसेट कंसीडर किया जाता है एंड इट इज कॉल्ड RTP, और आपके फॉरेक्स रिजर्व में भी ऐड होता है। सो दिस इज RTP। अगेन ये सुनने के बाद प्लीज रिवाइज RTP वाला पोर्शन जो आपके नोट्स में, एक्सटर्नल सेक्टर के नोट्स में दिया हुआ है। क्लियर? मेक सेंस? तो ये आपका RTP होता है, कोटा के हिसाब से इतना। मेक सेंस? ठीक है जी। अगर 25% से ज्यादा किया तो क्रेडिट ट्रांच, उससे पहले नहीं तो रिजर्व ट्रांच आप ही का, एज गुड एज योर ओन मनी है। उससे ज्यादा आपने SDRs उठा लिए तो आपके फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो आपके पैसे नहीं है, आपने लोन लिया हुआ है IMF से। IMF लोन SDRs में ही देता है बाय द वे, ठीक है। तो ये हो गया रिजर्व ट्रांच पोजीशन। अगेन ये 25% की लिमिट ना रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। IMF हर कंट्री को उसके हिसाब से भी दे देता है, कई बारी सारी कंट्रीज को 25% की लिमिट भी देता है। मतलब लिमिट चेंज हो सकती है, 25% है, 20% है, 30% है, IMF डिसाइड करेगा। बट जो लिमिट डिसाइड कर देगा उससे अंदर दर उठाना है, रिजर्व ट्रांच, एज गुड एज योर ओन मनी। उससे ज्यादा क्रेडिट ट्रांच, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर? चलो, अब ये हमें समझ आ गया, SDRs भी पता चल गया, RTP भी पता चल गया। अब हम IMF के बारे में कुछ रिडंडेंट चीजें कर लेते हैं जो रट्टे मारने वाली हैं। A member's quota in IMF determines that country's financial and organizational relationship with IMF, है ना। जितना ज्यादा कोटा उतना ही ज्यादा वोटिंग शेयर भी आपका, उतना ही ज्यादा आपने कंट्रीब्यूट करा IMF को। IMF quota determines voting power of any member country। USA के पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है। Quota is also used to determine the amount of finance a member country can obtain from IMF। जितना आपने कंट्रीब्यूट करा है उतना ही ज्यादा आप IMF से लोन भी ले सकते हो। कोई छोटी कंट्री जिसने थोड़ा ही कंट्रीब्यूट करा है ना IMF के पास, उसको IMF थोड़ा ही लोन दे सकता है। अगर उस कंट्री को ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है, IMF नहीं देगा। तो जितना आपका कोटा है उसी के हिसाब से आप IMF से कितना लोन उठा सकते हो, वो पावर भी डिसाइड होती है। अब कोटा रिफॉर्म्स, कहा यह जाता है कि 1945 में जब IMF बना है उसके बाद आपने कोटा एलोकेट तो कर दिया और आपने डिसाइड करा, IMF के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहते हैं कि कोटा ना पीरियोडिकली रिवाइज करते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन अ कंट्रीज इकोनॉमिक सिचुएशन, है ना। ना हो क्या गया था कि ना 1945 के बाद से अब तक 2016 तक इकोनॉमी ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी थी। कई कंट्रीज जो उस टाइम पावरफुल थी वो नीचे आ गई और जो उस टाइम वीक थी 1945 के टाइम में वो ऊपर आ गई। सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें चाइना और इंडिया है। 1945 के टाइम पे चाइना और इंडिया कुछ भी नहीं थे तो इनका कोटा भी कम था। अब चाइना और इंडिया बहुत ज्यादा बड़ी पावर्स है, तो उस हिसाब से ना 2006 से ये बात चल रही थी कि चाइना और इंडिया के कोटा बढ़ाओ और बहुत सारी ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जो बड़ी हो चुकी हैं, इनका कोटा बढ़ाओ। और वो इकोनॉमीज जैसे ग्रेट ब्रिटेन वगैरह हो, यूके वगैरह हो गया, वो अब इतने पावरफुल नहीं रहे जितने वो पहले थे, तो उनका कोटा कम करो, इन कंट्रीज का कोटा बढ़ाओ। तो कोटा रिफॉर्म्स की बात चल रही थी। प्रॉब्लम पता क्या है, आईएमएफ में कोई भी डिसीजन होगा ना, उसके लिए आपको 85% वोट शेयर चाहिए। 85% वोट शेयर चाहिए तभी कोई डिसीजन थ्रू होगा। बट प्रॉब्लम अगेन इधर क्या है कि यूएसए के पास 17% वोट शेयर है, उसका कोटा इतना ज्यादा है कि उसका वोट शेयर ही 17% है। यानी कि सारी कंट्रीज एक तरफ, अगर अकेला यूएसए भी बोल दे कि हमने ये डिसीजन नहीं मानना, तो 17% वोटिंग शेयर उसका है, 85% कभी आएगा ही नहीं। तो कोटा रिफॉर्म्स के लिए सारी कंट्रीज ने बोल दिया था कि कोटा रिफॉर्म्स लेके आओ, कंट्रीज के कोटा चेंज करो।
यूएसए में मामला रुका हुआ था, यूएसए की सेनेट और कांग्रेस में, और यूएसए के पास एक तरह का वीटो है, ठीक है। तो यूएसए ने रोका हुआ था मामला, 17% ही उसके पास है, तो यूएसए कर नहीं रहा था। कम से कम 10 साल लग गए थे, तो यूएसए ने हां बोला और वो कोटा रिफॉर्म्स हुए। तो 2016 में जाके कोटा रिफॉर्म्स किए गए, इंडिया और चाइना का वोटिंग शेयर और कोटा बढ़ा और कुछ कंट्रीज का कम हुआ। तो वो ही बात चल रही है। हायर आईएमएफ कोटा मींस मोर वोटिंग राइट्स एंड बोरोइंग परमिशन अंडर आईएमएफ. But under the old system till 2016, USA alone had 17.7% quota, which is higher cumulative of several countries. G7 group had more than 40% quota, whereas countries like India and Russia had only 2.5. बस इतना ही कोटा था और सिर्फ 7 कंट्रीज का 40% था. In 2016, IMF finally agreed for quota reforms. उन कोटा रिफॉर्म्स में इंडिया के वोटिंग राइट्स और कोटा बढ़ा फ्रॉम 2.3 टू 2.6%, चाइना का 3.8% से 6% बढ़ा, रशिया और ब्राजील का भी बढ़ा. रशिया एंड ब्राजील वर अदर टू कंट्रीज टू गेन फ्रॉम द रिफॉर्म्स. More than 6% of quota shares have shifted to emerging and developing nations. इन कोटा रिफॉर्म्स के बाद जो emerging and developing nations थे, उनके पास 6% कोटा पुरानी कंट्रीज जिनके पास ज्यादा था उनसे शिफ्ट होके इनके पास आ गया. ठीक है. China became the 3rd largest shareholder and India became 8th largest shareholder in IMF. BRIC countries, Brazil, Russia, India, China, countries among the 10 largest shareholder in the fund. जितने भी 10 largest shareholders है ना, यानी कि कोटा जिनका ज्यादा है, टॉप 10 में आते हैं ये 4 कंट्रीज. ठीक है. चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया वगैरह. क्लियर. ठीक है. तो ये है. बाकी इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अगेन आपको नोट्स में मिल जाएगी, जो रटने वाला पोर्शन वगैरह है. स्ट्रक्चर क्या है आईएमएफ में, कौन डिसीजन लेता है, कौन नहीं लेता, वगैरह वगैरह. क्लियर. ठीक है. तो ये है आपका आईएमएफ. बट इसमें मेन मेरा पर्पस था आपको समझाना एसडीआरस एंड आरटीपी, वो पता होना चाहिए बस. अब हम करते हैं डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ डब्ल्यूटीओ ना, आज हम जो लेक्चर में करेंगे वो सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन करेंगे. उसका रीजन है, देखो जो डब्ल्यूटीओ है ना, वो नॉट जस्ट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे आईआर रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड इश्यूज भी कवर होते हैं. ठीक है. तो इकोनॉमी के इश्यूज भी इसमें होंगे थोड़े, बट ज्यादातर डोमिनेंटली आईआर के इश्यूज भी होंगे डब्ल्यूटीओ के टॉपिक में, कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या मुद्दे चल रहे हैं. ठीक है. प्लस करंट अफेयर्स में भी कुछ ना कुछ होता रहता है, और जनरली ये दिसंबर वगैरह के टाइम पे ही होता है. कोई मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हो जाती है या कुछ ट्रेड फैसिलिटेशन बॉडी की मीटिंग वगैरह हो जाती है, तो ये हम करंट अफेयर्स सेक्शन में भी अच्छे से कवर करेंगे. तो बिकॉज इसमें आईआर और इकोनॉमी का दोनों का काफी ज्यादा है और डोमिनेंट आईआर का पोर्शन है, तो इसके लिए हमने सोचा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ऑल कॉम्प्रिहेंसिव, जो पूरा का पूरा लेक्चर डब्ल्यूटीओ पे ही होगा, बिकॉज डब्ल्यूटीओ डिमांड्स अ सेपरेट इंडिविजुअल लेक्चर. तो वो हम अलग से आपको डिलीवर कर देंगे, अभी हमें वो नहीं करना है. ठीक है. तो अभी हम डब्ल्यूटीओ की आज ना सिर्फ इंट्रोडक्टरी चीजें करेंगे, कि उसका होता क्या है डब्ल्यूटीओ, इंट्रोडक्शन क्या है, हिस्ट्री क्या रही है, क्या 5 कोर प्रिंसिपल्स हैं, दैट्स इट. पूरा डब्ल्यूटीओ इन डिटेल के लिए 1 या 1.5 लेक्चर लग जाएगा, वो हम सेपरेटली करेंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग, सेपरेटली प्रॉपरली करेंगे उसे. ठीक है. एक उसमें टॉपिक, एक उसमें अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ट्रिप्स वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. वो आएगी, वो थोड़ा लेट आएगी. इकोनॉमी के लेक्चर जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद डब्ल्यूटीओ का अलग से हम करेंगे. उसमें आईआर के कॉन्सेप्ट्स भी कवर करेंगे, इसके भी करेंगे. प्लस डब्ल्यूटीओ आपका बार बार आता जाएगा करंट अफेयर्स में भी. तो क्योंकि यहां और यहां अच्छे से कवर हो जाएगा डब्ल्यूटीओ, इसीलिए आज हम डब्ल्यूटीओ को लेकर डिस्कशन सिर्फ उसके बेसिक्स पे ही कवर करें. बेसिक्स तक ही सीमित रखेंगे, बेसिक्स तक ही कन्फाइन करके रखेंगे. क्लियर. ठीक है. तो डब्ल्यूटीओ बस इंट्रोडक्टरी पोर्शन करते हैं आज. हां जी. तो डब्ल्यूटीओ क्या है, देखो, जब आपने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोचा था कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर भी आपने अच्छे से रिफॉर्म करना है, ठीक है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए एक तो आपने वर्ल्ड बैंक बना दिया और दूसरा आपने आईएमएफ बना दिया, जो पूरे वर्ल्ड के मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करेगा या एक तरह से मैनेज करेगा. ये दोनों आपने बना दिए ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन. पर आपने ये भी देखा कि इकोनॉमी में देखो ट्रेड भी आता है, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है. ठीक है. अब ट्रेड भी तो इकोनॉमी का एक पार्ट है, तो एक तीसरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है जो क्या करेगी, ट्रेड को रेगुलेट करेगी. हर कंट्री किसी और कंट्री के गुड्स पे टैरिफ्स लगा देती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है, जिसकी वजह से ट्रेड नहीं हो पाता है. राइट. तो ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक और इंस्टीट्यूशन चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करे. राइट. तो उस टाइम पे ना ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बनने के बाद
आपको नीड फील हुई कि एक ट्रेड रिलेटेड बॉडी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने बनाया गैट, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है, 1948 में आपने बना दिया। पर हुआ क्या कि जो गैट है ना वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया, क्योंकि कोल्ड वॉर का टाइम आ चुका था और बहुत सारे रीजंस थे गैट में और अपनी प्रॉब्लम्स थी कि जिसकी वजह से गैट एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाया और ये अच्छे से वर्ल्ड फ्री ट्रेड को नहीं प्रमोट कर पाया, ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छे से नहीं प्रमोट कर पाया। तो 1994 तक आते आते 1948 से लेकर 1944 तक आपने सोचा कि ये जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ना ये ट्रेड को अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाएगी, हमें एक प्रॉपर और नई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर सके, रेगुलेट कर सके और चला सके, ठीक है। तो गैट अच्छे से नहीं चल पाए, इसलिए आपने गैट के अलावा मतलब गैट को सबस्यूम करते हुए एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया 1994 में जिसका नाम है WTO, और गैट का ही सक्सेसर बना WTO, ठीक है। अब प्रॉपर देख लेते हैं हिस्ट्री कैसी रही है, ठीक है। WTO is an only global international organization dealing with the rules of trade between nations. The goal is to ensure that trade flows smoothly, predictably and freely as possible. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड हो, क्योंकि कंट्रीज जितना इकोनॉमिक ट्रेड करेंगे ना उनके बीच में एनिमिटी उतनी कम हो जाएगी और वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो सकता, ये उस टाइम सोचा गया था। इट ऑफिशियली कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 1995, ये बात कर रहे हैं हम WTO की, ठीक है। WTO, गैट सबसे पहला था, पर WTO जब आया ना 1994 में सारा एग्रीमेंट हो गया, 1994 में सारा बात होगी, फिर 1995 से आपने लॉन्च करा WTO को। तो इट ऑफिशियली कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 1995 अंडर माराकेश अग्रीमेंट, ये याद रखना, माराकेश ट्रीटी या माराकेश अग्रीमेंट के तहत आपने WTO बनाया जिसको लॉन्च करा 1995 1 जनवरी, ठीक है। एंड इट रिप्लेस्ड erstwhile GATT. WTO was born as a result of Uruguay round of negotiations. GATT फेल होता जा रहा था तो 1986 में आपने नेगोशिएशंस दोबारा स्टार्ट करी कि क्या बॉडी बनाए, ठीक है, जिससे फ्री ट्रेड हो सके ट्रेड के लिए। तो 1986 से लेके 1994 तक नेगोशिएशंस हुई। 1994 में जब नेगोशिएशंस कंप्लीट होगी आपका एग्रीमेंट हुआ माराकेश एग्रीमेंट, और उसके तहत 1995 से आपने WTO बना दिया। पर ये जो नेगोशिएशंस हो रही थी ना 86 से लेके 94 तक, इन्हें यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस कहते हैं, ठीक है। चलो, अब गैट को रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ी? गैट में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। तो प्रॉब्लम्स विद गैट, lacked institutional structure and was only a set of rules and multilateral agreements. इसका एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था, इसके बस रूल्स लिखे हुए थे, अग्रीमेंट्स थे, पर प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था। अब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का मतलब हायरार्की नहीं थी, कौन डिसीजन लेगा, डिस्प्यूट हो तो कहां रिजॉल्व होंगे, कौन ये काम करेगा, कौन वो काम करेगा, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं था इसका, बस रूल्स का एक सेट था। तो ये प्रॉब्लम थी। कवर ट्रेड इन गुड्स ओनली, गैट सिर्फ गुड्स के ट्रेड को कवर कर रहा था, सर्विसेज के ट्रेड को कवर ही नहीं कर रहा था, पर सर्विसेज का भी तो ट्रेड होता है। तो कवर ट्रेड इन गुड्स, एग्रीकल्चर, और शुरुआत में सिर्फ एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को ही कर पा रहा था क्योंकि इसी में डिस्प्यूट्स थे। नो कवरेज ऑफ इश्यूज लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विसेज एक्सेट्रा। अ स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म वाज एब्सेंट। अब अगर मान लो रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, गैट के अंदर, और सारे उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अब मान लो इंडिया उन रूल्स को फॉलो ही नहीं करता, तो इंडिया के खिलाफ पेनल्टी कैसे होगी? या इंडिया कहता है मैं तो रूल्स फॉलो कर रहा हूं, आपको लग रहा है, पर मेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स ये है, आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स ये है, तो मैं तो फॉलो कर रहा हूं। दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, अब वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए तो कोई चाहिए ना, नहीं तो अग्रीमेंट ही काहे का। तो स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं था। देन इट वाज परसीव्ड एज अ बॉडी दैट प्रमोटेड वेस्टर्न इंटरेस्ट। बहुत सारी कंट्रीज को, सोशलिस्ट कंट्रीज को ये लग रहा था कि ये वेस्टर्न लिबरल इंटरेस्ट को वो कर रहा है, इसलिए उन्होंने फॉलो ही करना बंद कर दिया। As the Geneva Treaty of 1946, where GATT was signed, had little representation from the developing world. Developing world को तो ये लगता था कि ये developed world की साजिश है कि वो ट्रेड को भी डोमिनेट करें, क्योंकि ये जो GATT बना था, गैट का अग्रीमेंट जो साइन किया गया था वो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज, वेस्टर्न डेवलप्ड डेमोक्रेसीज ने वो करा था, तो डेवलपिंग कंट्रीज को वैसे ही ट्रस्ट इश्यूज थे, राइट। तो ये चीज है। Therefore, WTO was formed to iron out these flaws, खत्म करने के लिए। WTO is a permanent body that oversees trade in goods, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, IPR एक्सेट्रा। जो भी फ्लॉज थे गैट के सारे यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस में आपने खत्म करे और WTO का निर्माण हुआ,
क्लियर? तो ये तो एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है, क्वेश्चन इस पे आ गया तो आप एमसीक्यू से सॉल्व कर सकते हो। अब हम बस ये देख लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ के 5 कोर प्रिंसिपल्स हैं, 5 कोर प्रिंसिपल्स, वो पता होने चाहिए। ठीक है, पहला प्रिंसिपल है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन और दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट क्लॉज। अगर आपने आज की करंट अफेयर्स की क्लास लगाई है तो हमने इसे डिस्कस करा है नेशनल ट्रीटमेंट को। खैर, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो पहला प्रिंसिपल है उसके भी 2 सब प्रिंसिपल्स हैं। एमएफएन स्टेटस। अब एमएफएन स्टेटस पता क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन। जनरली ये होता है कि मान लो इंडिया है, इंडिया ने सबके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करे हुए हैं, जो भी है इंडिया, जितने भी इंपोर्टेड गुड्स है ना, मान लो एग्जांपल के तौर पे ही बता देता हूं, क्या है कि इंडिया ना जो भी गुड इंपोर्ट होता है इंडिया में उस पे 10% ड्यूटी लगा देता है, 10% टैक्स लगा देता है। ठीक है, और ना इंडिया ने क्या करा हुआ है, इंडिया ने अब क्या करा है, इंडिया कुछ कंट्रीज पे 15% ड्यूटी भी लगा देता है, 20% ड्यूटी भी लगा देता है कुछ कंट्रीज पे, स्पेसिफिक कंट्रीज पे, पर जनरली मेजॉरिटी कंट्रीज पे 10% ड्यूटी लगाता है। ठीक है, नाउ इंडिया मान लो इंडिया ना 20% ड्यूटी लगाता है पाकिस्तान से अगर कोई गुड इंपोर्ट हो रहा है। अब इंडिया क्या करता है, इंडिया पाकिस्तान को ना एमएफएन स्टेटस दे देता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब इसका मतलब पता है क्या हुआ, अगर पाकिस्तान को एमएफएन स्टेटस दे देता है इंडिया, तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी कंट्रीज पे जो मिनिमम टैरिफ लगाया जा रहा है, पाकिस्तान का हक है कि पाकिस्तान उस लेवल पे आ जाए। मतलब बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, वो कंट्री जिस पे मिनिमम टैरिफ लगाया जा रहा है वो ही स्टेटस पाकिस्तान को मिलना चाहिए। तो इंडिया अगर किसी कंट्री पे 5% की ड्यूटी लगाता है तो बिकॉज अब पाकिस्तान एमएफएन है, पाकिस्तान के पास भी वो राइट है कि पाकिस्तान के गुड्स पे भी अब 5% ड्यूटी लगे। ठीक है, तो जिस कंट्री को इंडिया एमएफएन स्टेटस दे देगा तो उससे मिनिमम ड्यूटी चार्ज करेगा जितनी वो ड्यूटी चार्ज करता है बाकी कंट्रीज से। ठीक है, और जनरली इंडिया ना कुछ एनिमी कंट्रीज को छोड़ के या कुछ ऐसे इकोनॉमिक जिनके साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको छोड़ के सबको एमएफएन स्टेटस देगा। और ये डब्ल्यूटीओ का प्रिंसिपल है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को एमएफएन स्टेटस मिलना चाहिए। अगेन एमएफएन का मतलब कि मिनिमम ड्यूटी चार्ज की जाएगी। Under WTO agreements, countries cannot normally discriminate between their trading partners. ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि इस पे इतनी लगा दी, इस पे इतनी लगा दी। Grant someone a special favor and you have to do the same for all members. अगर आप मान लो नेपाल, अगर आप नेपाल को 5% दे रहे हो ना, तो जितने आपके एमएफएन है ना, जितने मोस्ट फेवर्ड नेशंस है, सबको 5% देना पड़ेगा। अगर एक को भी कम देते हो तो बाकियों जो भी आपके एमएफएन है सबको देना पड़ेगा। पर इसकी ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे तो हमने श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा हुआ है और उसमें कुछ गुड्स पे हम 0% ड्यूटी चार्ज करते हैं, तो इसका मतलब बाकी एमएफएन कंट्रीज भी इंडिया से मुद्दा करने लग जाएं कि आप श्रीलंका से ड्यूटी नहीं चार्ज करें, हमसे भी ना चार्ज करो। राइट, ऐसा जनरली होता नहीं है। क्यों नहीं होता? बिकॉज एमएफएन के अंडर ही ना कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं डब्ल्यूटीओ ने। डब्ल्यूटीओ कहता है कि अगर आप किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हो तो आपको बाकियों के साथ कम करने की जरूरत नहीं है। मान लो वैसे इंडिया 10% चार्ज करता है सारे एमएफएन से, पर इंडिया ने नेपाल के साथ ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया और नेपाल को दे दिया 5%, बायलैटरल एग्रीमेंट कर लिया। तो बाकी कंट्रीज नहीं कह सकती कि हमें भी 5% दो, क्योंकि उनके साथ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या फ्री ट्रेड एरिया बनाया हुआ है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इससे बाहर है। दूसरा, गिविंग डेवलपिंग कंट्री स्पेशल एक्सेस। अगर आप नेपाल से 5% इसलिए कर रहे हो ताकि नेपाल की इकोनॉमी डेवलप हो सके, वहां इंडस्ट्री डेवलप हो सके, आप जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहते हो, तो एमएफएन का क्लॉज बाकी कंट्रीज ट्रिगर नहीं कर सकती। एंड लास्ट, कैन रेज बैरियर्स अगेंस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी अनफेयरली ट्रेडेड। मतलब अगर पाकिस्तान ऐसा करना शुरू कर दे कि पाकिस्तान को हमने एमएफएन कह दिया, उससे 10% ही चार्ज कर रहे हैं, पाकिस्तान ना अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देनी शुरू कर देता है, इतनी ज्यादा कि एक्सपोर्टर्स प्राइसेस इतना कम कर देते हैं कि इंडिया के गुड्स महंगे हो जाते हैं, पाकिस्तान के सस्ते हो जाते हैं। नाउ इंडियंस ही क्या करना शुरू कर देंगे, पाकिस्तानी गुड्स खरीदने शुरू कर देंगे क्योंकि वो सस्ते हैं। नाउ इंडिया ना इसे एक मैल प्रैक्टिस कहेगा कि पाकिस्तान जानबूझ के सब्सिडी दे रहा है ताकि इंडियन प्रोड्यूसर्स मार्केट से बाहर हो जाएं। तो इंडिया ना उसके खिलाफ डंपिंग मेजर लगा सकता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है, जिससे इंडिया उस पर टैक्स ज्यादा लगा देगा। 10 की बजाय 50% ड्यूटी लगा देगा ताकि पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स भी इंडिया में महंगे हो जाएं और इंडियन प्रोड्यूसर्स बचे रहे, अगर पाकिस्तान अनफेयरली सब्सिडीज दे रहा है। तो ये है, ये 3 वो हैं इसके एक्सेप्शंस।
ठीक है। दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब पता है क्या है? सारी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह दे दू के अगर कोई फॉरेन गुड आपके कंट्री में आ गया तो इंडिया की गवर्नमेंट फॉरेन गुड और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। इसका एग्जांपल पता है क्या है? इंडिया ना एक टाइम पे चाह रही थी कि ना इंडिया की गवर्नमेंट चाह रही थी कि सोलर पैनल्स नहीं होते जो, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होने चाहिए ना। गवर्नमेंट का मिशन था सोलर पार्क्स बनाने का। तो गवर्नमेंट ने पता क्या कर दिया? गवर्नमेंट ने जितनी प्रोक्योरमेंट है ना कि गवर्नमेंट को जो सोलर पैनल्स चाहिए सोलर पार्क बनाने के लिए, गवर्नमेंट लॉ ले आई, मतलब रेगुलेशन ले आई कि 30% इक्विपमेंट जो प्रोक्योर करेगी गवर्नमेंट वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड होने चाहिए, फॉरेन इक्विपमेंट नहीं लेंगे। तो इस पे ना बाकी जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा एक बारी हमारा कंपोनेंट आ गया इंडिया में तो गवर्नमेंट कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रही है हमारे बीच में और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड में, है ना? हम पे ड्यूटी लगानी है लगा दो, पर बिकॉज हमारा प्रोडक्ट है, हमारा कंपोनेंट ज्यादा क्वालिटी का है तो लोग ज्यादा हमारा प्रोडक्ट फेवर करते हैं, आपका डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं फेवर करते। पर गवर्नमेंट ने जानबूझ के रिक्वायरमेंट लगा दी जिसका नाम रखा गया था डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन प्रोड्यूस गुड्स को ज्यादा प्रोक्योर करेगी। तो यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अस। ये आप नहीं कर सकते क्योंकि नेशनल ट्रीटमेंट क्लॉज है। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब एक बारी कोई गुड आ गया, फॉरेन सोलर कंपोनेंट इंडिया में आ गए तो आप गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। और इसी बेसिस पे यूएसए ने इंडिया को घसीटा था डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी पे, और वहां जब घसीटा इंडिया को तो इंडिया केस हार गया था। ठीक है। So imported goods and locally produced goods should be treated equally at least after the foreign goods have entered the domestic market. ड्यूटी लगा सकते हो पर ड्यूटी लगाने के बाद आ गया तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। This is what national treatment clause says. Then next, freer trade through progressive realization of trade regime. Free trade regime, free से free trade हो, ठीक है? Barriers ना हो, tariff barriers ना हो, import duties ज्यादा ना हो, कम हो ताकि free trade ज्यादा हो। प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ट्रेड रूल्स, ये थर्ड प्रिंसिपल है कि जो भी ट्रेड रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये प्रिडिक्टेबल हो, ये ना हो कि फ्लिप फ्लॉप होते रहे, फटाफट चेंज होते रहे, इससे इकोनॉमी को ही नुकसान होता है। दिस प्रिवेंट्स गवर्नमेंट्स फ्रॉम आर्बिट्रेरिली रेजिंग बैरियर्स। देन फेयर कंपटीशन हो, it attempts to level the playing field in international trade and minimize market distortions caused by export subsidy। कि एक्सपोर्ट सब्सिडी की वजह से कई बार चाइना ना अपने प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में सस्ते कर देता है, जिससे चाइना ने पूरे वर्ल्ड की मार्केट कैप्चर करी हुई है। तो ये अगेंस्ट होगा डब्ल्यूटीओ के फेयर कंपटीशन के प्रिंसिपल के। ठीक है। एंड लास्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ट्रेड। ये जो बोलते हैं ना हम कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को प्रेफरेंशियल एक्सेस देना है कि हम आपके इंपोर्टेड गुड्स पे, यानी कि मान लो रवांडा है, रवांडा से कोई गुड आ रहा है तो इंडिया इस पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया सोचता है रवांडा के जितने प्रोडक्ट्स इंडिया में बिकेंगे उससे रवांडा की इकोनॉमी बढ़ेगी, राइट? तो अगर आप किसी की डेवलपमेंट करना चाहते हो थ्रू फ्री ट्रेड तो वो आप कर सकते हो, ये करना चाहिए। फिफ्थ प्रिंसिपल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ट्रेड, प्रेफरेंशियल एक्सेस टू पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज। क्लियर? तो ये 5 कोर प्रिंसिपल्स हो गए। देन स्ट्रक्चर क्या है डब्ल्यूटीओ का? मैंने बोला था ना गैट से बेटर क्यों है डब्ल्यूटीओ, क्योंकि इसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अब क्या है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, ये हर 2 साल में होती है। ठीक है। उसके नीचे जो डे टू डे डिसीजन है ना वो लेगा जनरल काउंसिल। ठीक है। अब जनरल काउंसिल के अंडर ही ना सब कमिटीज बनी हुई है, बहुत सारी कमिटीज बनी है। जैसे गुड्स के ट्रेड को देखने के लिए काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स है, ट्रिप्स है जो सर्विसेज के ट्रेड को देखता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब ट्रिप्स है, ठीक है, सर्विसेज का है। ट्रिप्स इज आईपीआर इश्यूज को लेता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स आईपीआर इश्यूज को देखता है। ठीक है। जैसे पेटेंट, कॉपीराइट। ट्रिम्स इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स हो गया, ये हम करेंगे डिटेल में क्या क्या है। काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, ये सर्विसेज के ट्रेड को देखता है, एक्सेट्रा। बहुत सारी बॉडीज हैं। और एक और चीज जिससे जो इसे गैट से बेटर बनाती है, एक तो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है, कौन क्या डिसीजन लेगा। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, डब्ल्यूटीओ के पास डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। 2 कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो यहां जाके अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकती हैं और ये डिसीजन बाइंडिंग होगा। हाँ, अगर किसी को इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो वो अपील कर सकता है डब्ल्यूटीओ की एपेलेट बॉडी में, पर वहां अगर आपके फिर से खिलाफ डिसीजन आ गया तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। तो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, उसकी एपेलेट बॉडी है। क्लियर? अभी इसको लेके भी बड़ा मुद्दा चल रहा है। यूएसए ना डब्ल्यूटीओ के खिलाफ चल रहा है, तो यूएसए
मेंबर्स ही नहीं अपॉइंट होने दे रहा, जजेस ही नहीं अपॉइंट होने दे रहा एपेलेट बॉडी में। खैर, हम आज इतना ही करेंगे WTO से रिलेटेड। दो इसमें बहुत इश्यूज हैं। मेजर अग्रीमेंट्स कौन से हैं WTO के, सर्विसेज के कौन से मोड्स हैं, ट्रिप्स क्या है, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म क्या होता है, ये ट्रिम्स वो क्या है, और बहुत सारे अग्रीमेंट्स क्या हैं, ठीक है। प्लस वेरियस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस, जो अब इंपॉर्टेंट मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जैसे दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, DDA जिसे कहते हैं, ठीक है। कैंकुन समिट में क्या हुआ था, मैड्रिड समिट में क्या हुआ था, ये सारी चीजें हम करेंगे उस स्पेशल लेक्चर में। ऑलराइट, हाँ, आपके नोट्स में और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे AIIB, ADB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक वगैरह। वो आपने बस नोट्स में से उनके बारे में पढ़ना है। हम वो जो उनकी डिस्कशन आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, बिकॉज उसमें बेसिक ट्रिविया है, पढ़ के भी आप कर सकते हो। ऑलराइट, मेक सेंस। तो आज का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक। ऑलराइट, हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप UPSC 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।